हाँ देखिएगा, अपन ने माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण के मध्य अपन ने संबंध निकाल लिया था। अब अपन उस संबंध पर आधारित अपने पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन हल करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है वो। और एक क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम्स में पहले आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, वो क्वेश्चन ये आया है कि प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा जिसके लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। ध्यान रहे, क्रांति कोण का मान अपन को 30 डिग्री है। दो क्वेश्चन बनते हैं, म्यू इजिकल टू 1 साइन आई सी इजिकल टू कोसेक आई सी, अपने पास फॉर्मूला था। तो दो क्वेश्चन ही कैसे बनते हैं, एक में म्यू दे रखा होगा और क्रांति कोण ज्ञात करवाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्रांति कोण दिया गया होगा और उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू अपन को ज्ञात करना होगा। तो दो क्वेश्चन अपन को इस पर बेस करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा। प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा जिसके लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। क्या क्वेश्चन हुआ, प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा जिसके लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। ध्यान रहे, यहां अपन को कोण दिया हुआ है और उस माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहे, यानी क्वेश्चन की एक स्टेप और बढ़ गई। अपन को क्रांति कोण इसमें दिया हुआ है, यानी कि अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है म्यू इजिकल टू 1 साइन आई सी से। अपवर्तनांक अपन इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो अपवर्तनांक अगर अपन को इसमें ज्ञात हो जाता है तो आप जानते हो अपवर्तनांक म्यू इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन में वी होता है। तो यहाँ सी क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, और माध्यम में वेग हो जाएगा वी। तो देखें, यहां आपको दिया हुआ है क्रांति कोण 30 डिग्री, यानी IC की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, और उस माध्यम में वेग निकालना है आपको v। तो देखें, IC इजिकल टू 30 डिग्री और v आपको इसमें ज्ञात करना है। आपके पास ये फॉर्मूला है, म्यू इजिकल टू 1 साइन IC। बिल्कुल, यहां फिर आप देखिएगा साइन IC की वैल्यू दी हुई है, म्यू आपको ज्ञात नहीं करना है, लेकिन म्यू की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि वेग पूछा गया है इसमें। क्योंकि आपसे क्या पूछा है, इसके अंदर वेग पूछा है। तो आप जानते हो म्यू केवल अपवर्तनांक है, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो यह म्यू का मीन्स हो गया है सी अपॉन में वी इजिकल टू, ये बन गया है साइन IC। अब आपको यहां वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना था, v। तो v इजिकल टू ये क्या बन जाएगा, c इंटू साइन IC। बिल्कुल, अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। c क्या है, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, और जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, और साइन IC ये है 30 डिग्री। 3 इंटू 10⁸, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात उस माध्यम में जिसके लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। अगला क्वेश्चन, इससे अपन ऑपोजिट कर देंगे उस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन ले लें कि उसके अंदर अपवर्तनांक आपको दे दिया जाए और क्रांति कोण का मान ज्ञात कराया जाए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो अपन लेंगे उसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश के वेग का मान उस माध्यम में क्या होगा जिसके लिए क्रांति कोण कितना डिग्री हो, 30 डिग्री।
अर्थात IC 30 डिग्री दिया हुआ है, V आपको ज्ञात करना है। ये अपन सिद्ध कर चुके थे कि म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC है, लेकिन म्यू की अपन को पूछा ही नहीं है इसने सवाल के अंदर। अगर इसने ज्ञात करवाया होता तो पहले अपन म्यू ज्ञात कर लेते, फिर उसके बाद एक स्टेप में बढ़ जाते। अपन तो डायरेक्ट आते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या है, C/V इज इक्वल टू 1 में साइन IC। तो यहाँ V इज इक्वल टू हो गया है C इंटू साइन IC। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और IC की वैल्यू साइन ये 30 डिग्री आ गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 सोल्व किया तो V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में तो आपको क्रांति कोण दिया हुआ था और वेग ज्ञात करवा रहे थे। अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते थे अपन, अपवर्तनांक भी इजी था। 1 में साइन IC की वैल्यू 1/2, तो इसमें अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ जाएगी। लेकिन वेग पूछा था इसलिए अपन ने वेग ही निकाला है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है जो कि अपनी पाठ्य पुस्तक का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो उसके लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि हीरे के लिए अपवर्तनांक, यदि हीरे के लिए अपवर्तनांक 2.42 हो, यदि हीरे के लिए अपवर्तनांक 2.42 हो तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां अपन को इस सवाल में अपवर्तनांक दिया हुआ है, यानी म्यू की वैल्यू दी हुई है और क्रांतिक कोण का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। अपवर्तनांक 2.42 ये आपको दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 2.42 दिया हुआ है। क्रांतिक कोण IC ये आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। तो देखो म्यू और IC के बीच में क्या संबंध था अपन पढ़ चुके हैं। म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC, बिल्कुल यही संबंध था। म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC। इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो साइन IC इज इक्वल टू हो गया है 1 में म्यू। भाई म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC। जब भी हम म्यू आता है सिंगल, इसका मतलब विरल माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है। तो यहां हो गया है म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC या साइन IC इज इक्वल टू 1 में म्यू। फिर देखिएगा साइन IC, अब आपके पास म्यू की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2.42। इसे सोल्व कीजिए। 1 में 2.42 इसे हल करते हैं तो ये अप्रोक्स आएगी वैल्यू 0.4132, 0.4132। ये अपने पास वैल्यू आ रही है साइन IC की 0.4132। लेकिन मुझे इसमें ज्ञात करना है IC, तो ये IC इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.4132। वैसे आंसर इसी रूप में लिखा जाएगा, अर्थात हीरे के लिए अपवर्तनांक 2.42 है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का जो आंसर होगा IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4132। अगर ये क्वेश्चन अपने बोर्ड के एग्जाम में आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इसका आंसर इसी रूप में यहाँ लिख करके आएंगे। लेकिन बुक्स में इसकी वैल्यू, साइन की जो तालिका है, साइन की टेबल है, उससे इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, उसमें अगर इसको देखें तो ये साइन इनवर्स 0.4132 ये होता है 24.4 डिग्री, ये अपने पास आता है। और वो टेबल अपन को याद रखना संभव है नहीं, इसलिए आंसर इसी फॉर्मेट में यहाँ लिखा जाता है। तो देखिए अपन ने माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में जो संबंध था उस पर आधारित 2 क्वेश्चन सोल्व किए। 2 संभावनाएं थी, वो क्वेश्चन अपन ने देखें। एक क्वेश्चन अपन ने देख लिया
कि अगर आपको क्रांतिक कोण दिया हुआ है तो अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं और उस माध्यम के लिए अपन वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरा अपन ने देख लिया कि आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है तो अपवर्तनांक के आधार पर आप क्रांतिक कोण का मान भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने इसमें देखा। अब अपन इसमें चर्चाएं करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा उसमें पहली घटना है मृग मरीचिका या रेगिस्तानी मरीचिका या उसे मरीचिका भी कह सकते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित पहली घटना का अपन जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है मृग मरीचिका या रेगिस्तानी मरीचिका अथवा मरीचिका यानी मिरेज। ये होती क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर जो यात्री वहाँ भ्रमण कर रहा होता है, ऊँट पे बैठा हो या किसी भी ऊंचे से वो अगर वो सफ़र कर रहा है, यात्रा कर रहा होता है, तो उसे रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर जलाशय की भांति एक दृष्टि भ्रम होता है कि कुछ दूरी पर जैसे जल दिख रहा हो। इस दृष्टि भ्रम को ही मृग मरीचिका अथवा मरीचिका कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि मरीचिका है क्या, रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रियों को गर्मियों के दिनों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रियों को गर्मियों के दिनों में यात्रा के दौरान कुछ दूरी पर जलाशय की भांति आभास होता है कि वहाँ कोई जलाशय है, उसके अंदर पानी है। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है, जिसका कारण क्या है वो अपन जाने तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। देखिए इसमें होता क्या है, जो रेतीली जो मिट्टी होती है वो दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश उस मिट्टी पर आपतित होता है तो वो रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है और उस रेत के अत्यधिक गर्म हो जाने पर उसके संपर्क में जो वायु की परत आ जाती है वो भी क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म होने पर तापमान में वृद्धि होने से वायु उस स्थान की क्या होगी, विरल हो जाएगी। यानी कि नीचे की वायु कैसी हो गई, विरल, ऊपर की वायु की तुलना में। यानी नीचे की वायु गर्म हो गई जो कि रेत के संपर्क में आई है, नीचे की वायु की परत जो कि रेत के संपर्क में आई है वो ऊपर की वायु के सापेक्ष क्या हो गई, गर्म हो गई। यानी इसका ताप अधिक हो गया, या यूँ कह सकते हैं इसका ताप इससे कम है। अगर इसका नीचे वाली परत का ताप ज़्यादा है अर्थात वायु यहाँ कैसी हो जाएगी, विरल, उसके अणु दूर दूर बढ़ जाएंगे। तो दूर दूर अगर बढ़ गए हैं अणु और ऊपर में कैसा है, सघन माध्यम। अब जैसे किसी ऊंचे वृक्ष से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो प्रकाश की किरण एक तरह से सघन माध्यम से किस में आ रही है, विरल माध्यम में, क्योंकि नीचे की वायु कैसी हो गई, विरल, और नीचे की वायु की तुलना में ऊपर की वायु कैसी है, सघन। अर्थात प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आ रही है। यानी कि ऊपर से किसी वृक्ष से आ रही है तो वृक्ष का एक उल्टा प्रतिबिंब अपन को वहां प्रतीत होगा। यानी कि प्रकाश सघन से विरल में आ रहा है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, एक उल्टा प्रतिबिंब अपन को दिखाई देगा। यही घटना मृग मरीचिका अथवा मरीचिका है, ये इसका अपन ने कारण जाना। दूसरा कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना, वो है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान काफ़ी कम होता है, जो अपन ने अभी देख लिया 24.4 डिग्री, जिसे अपन लगभग 24 डिग्री भी कह सकते हैं। ये हीरे के लिए क्रांतिक कोण का क्या है, मान है। हीरे का चमकना उसकी कटिंग और उसकी घिसाई पर भी निर्भर करता है, जिससे कि उसके कोणों का निर्धारण किया जाता है। तो हीरे का चमकना, मृग मरीचिका, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। इसके अतिरिक्त एक घटना और होती है उन्मरीचिका, जो कि ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। एक घटना और है, जल से भरे पात्र में किसी परखनली को अगर अपन पटक दें या डाल दें उसको, तो उसका चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब इन घटनाओं को एक एक को अपन जानते हैं। देखिए अपन दैनिक जीवन में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाओं का और जिक्र करते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपन ने जान लिया था कि क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है, उसके लिए कौन सी दो शर्तों का होना आवश्यक है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए,
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। फिर आपने इसके अंदर जान लिया था कि माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। इस संबंध के पश्चात अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उस फॉर्मूले पर आधारित 2 आंकिक प्रश्न अपन ने हल कर लिए थे। फिर अब अपन जान रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। तो देखिए, दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो घटनाएं हैं उनमें पहली घटना है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कैसे आधारित है वो देखिए। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है और ये अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि अपन ने एक न्यूमेरिकल हल किया था, उसमें वैल्यू अपन ने देख ली थी कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक लगभग 2.42 होता है। अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है, अतः अपन इसे मात्रकहीन लिख रहे हैं। और जब अपवर्तनांक 2.42 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण बहुत कम होगा, जो कि 24.41 डिग्री, जिसे अपन लगभग 24 डिग्री भी कह रहे हैं, यानी क्रांतिक कोण का मान बहुत कम है। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत कम है, जिससे प्रकाश उसके अंदर आने के बाद अंदर सर्कुलेट होता रहेगा। फिर अपन क्या देखते हैं कि हीरे को इस प्रकार से घिसा जाता है या इस प्रकार से काटा जाता है कि उसके अंदर जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है, कि विभिन्न फलकों से प्रवेश करने वाले प्रकाश का भिन्न भिन्न फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। यानी उस कारीगर पर यह चीज़ निर्भर करती है कि वो उसको हीरे को इस प्रकार से काटे या इस प्रकार से घिसे कि उसके फलकों में प्रवेश करने वाले अलग अलग फलक हैं, फेसेज हैं अलग अलग, उनमें जो प्रकाश प्रवेशित कर रहा है उन अलग अलग फलकों से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। अगर ऐसा होता है तो हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए, हीरे का चमकना, पहली जो घटना है वो है हीरे का चमकना। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 एवं क्रांतिक कोण लगभग 24.41 डिग्री होता है। हीरे को इस प्रकार घिसा या काटा जाता है कि उसके विभिन्न फलकों से प्रवेश करने वाले प्रकाश का भिन्न भिन्न फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब भिन्न भिन्न फलक हैं तो इन फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है या उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें से इस उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो ये पहली घटना अपन ने जान ली है कि हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दूसरी घटना है मरीचिका, या इसे कहा जाता है मृग मरीचिका या रेगिस्तानी मरीचिका अर्थात दृष्टिभ्रम यानी कि मिरेज। मिरेज होता क्या है, गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय के जैसा एक भ्रम प्रतीत होता है कि वहाँ जलाशय होगा। ऐसा भ्रम अगर अपन हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गर्मियों के दिन हैं, तो वहाँ पर भी आप महसूस करते हैं कि सड़क पर कुछ दूरी पर ऐसे लगता है जैसे वहाँ पानी है। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है। तो मरीचिका हुई क्या कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को जो जलाशय के भांति जो दिखाई देता है, इस दृष्टि भ्रम को ही, जबकि वहाँ कोई जलाशय है नहीं, इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन अगर आए तो इस तरह से आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए कि मरीचिका किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आधे नंबर की इसकी परिभाषा बन जाए और 1.5 नंबर की इसकी व्याख्या आ जाए। तो देखिए, ये मरीचिका कैसे उत्पन्न होती है। होता क्या है, गर्मियों के दिनों के अंदर दोपहर के समय या गर्मियों के दिनों में दिन के समय की अपन बात कर सकते हैं। दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश आता है और रेत के ऊपर आपतित होता है तो सूर्य के प्रकाश की उष्मा से रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है। रेत के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण उसके संपर्क वाली जो वायु की परत है, रेत के अत्यधिक गर्म हो जाने पर उस रेत के संपर्क वाली जो वायु की परत है, वो वायु की परत भी गर्म हो जाती है और वायु के गर्म होने पर वायु में गैस के अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात उसका घनत्व कम हो जाता है। अब उसका घनत्व कम हो गया अर्थात वो विरल माध्यम के रूप में हो गई है। लेकिन उससे ऊपर की जो वायु है जो कि रेत के संपर्क में नहीं है, उसका तापमान इस नीचे वाली वायु की तुलना में क्या है, अधिक है, कम है। ऊपर वाली वायु का तापमान नीचे वाली वायु की तुलना में क्या है, कम है, यानी वो ठंडी है। इसे अपन क्या कह सकते हैं, गर्म कह सकते हैं सापेक्ष रूप से। अगर इसे अपन ठंडी कह रहे हैं, इसका मतलब इसका घनत्व
इस वायु नीचे वाली वायु के तुलना में क्या है, ज्यादा है। ऊपर की वायु या ऊपर की परत का घनत्व नीचे की परत की तुलना में ज्यादा है, अर्थात इसका व्यवहार, ऊपरी परत का व्यवहार सघन माध्यम की तरह होगा, जबकि नीचे की वायु की परत का व्यवहार विरल माध्यम की तरह होगा। तो अपन ने देख लिया कि सघन माध्यम हुआ, फिर विरल माध्यम हुआ। अब जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर कोई वृक्ष है, अगर उस वृक्ष के सिर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें अपन ये मानते हैं किसी बिंब से है, अगर प्रकाश की किरणें उस वृक्ष के सिर से आ रही हैं तो आप क्या देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। जब ये प्रकाश की किरणें ऊपर से नीचे की ओर प्रवेशित हो रही है, आ रही है, तो अर्थात ये प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त को पूर्ण कर रहे हैं, अर्थात सघन से विरल माध्यम में आ रही है। अब जब ये सघन से विरल माध्यम में आती है, उस दौरान अपन क्या देखते हैं कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो ये प्रकाश की किरण जब ऊपर से नीचे आ रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के पुनः वापस ऊपर चली जाती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई और विरल माध्यम में होती हुई पुनः किस में चले गई, सघन माध्यम में। और इस तरह जब वो प्रकाश की किरण वापस से सघन माध्यम में लौट जाती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो उस वृक्ष का प्रतिबिंब उस स्थान पर उल्टा बन जाता है, क्योंकि शीर्ष वाली प्रकाश किरण नीचे आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। और इस प्रकार के जो उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, ये प्रतिबिंब बनते हैं किसी जलाशय के अंदर, वृक्ष के जो परछाई के अपन देखें, इस प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं जलाशयों में, वो उल्टे प्रतिबिंब इसी प्रकार के बनते हैं। अगर अपन उसमें देखते हैं तो इस तरह यात्रियों को वो जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ऐसे लगता है कि वहां कोई ना कोई जलाशय है। ये दृष्टि भ्रम ही मरीचिका है। तो ये अपन ने इसकी व्याख्या कर ली। अब जरा इसे देखें कि मरीचिका है क्या। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को गर्मियों के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय के समान दिखाई पड़ता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को गर्मियों के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय के समान दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। तो पहला तो ये कि मरीचिका है क्या, ये इसकी आपके पास परिभाषा आ गई है। फिर अपन बात करें इसी में आगे, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की, इसका एक्सप्लेनेशन कि ये होता किस तरह से है। जैसे मैंने अभी बताया वही बात है कि दिन के समय रेगिस्तानी क्षेत्रों की रेत सूर्य की उष्मा से अत्यधिक गर्म हो जाती है। दिन के समय रेगिस्तानी क्षेत्रों की रेत सूर्य की उष्मा से अत्यधिक गर्म हो जाती है। इस रेत के संपर्क वाली वायु की परत भी गर्म हो जाती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है, यानी अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से क्या हो गया, उसका कम हो गया, उसका घनत्व कम हो जाता है। परंतु ऊपरी वायु की परतों का घनत्व अधिक होने से, क्यों अधिक होगा, क्योंकि ऊपर की वायु का ताप नीचे की वायु के ताप के सापेक्ष क्या है, ज्यादा है, जबकि परंतु ऊपरी वायु की परतों का घनत्व अधिक होने से ऊपरी परत प्रकाश किरणों के लिए सघन माध्यम की भांति क्या करेगी, व्यवहार करती है, जबकि निचली परत विरल माध्यम की भांति व्यवहार करती है। यानी ऊपरी माध्यम सघन हो गया और निचला माध्यम विरल हो गया। अतः जब किसी वृक्ष के ऊपरी भाग से चलकर प्रकाश की किरणें नीचे की ओर आती हैं तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ऊपर की ओर लौट जाती है, जिससे प्रेक्षक को, यानी जो व्यक्ति उसे देख रहा है, यात्री देख रहा है, जिससे प्रेक्षक को वृक्ष के एक उल्टे प्रतिबिंब का आभास होता है कि वहां एक उल्टा प्रतिबिंब है। इस प्रकार के प्रतिबिंब प्राय पानी में बनते हैं, अतः प्रेक्षक को वहां पर जलाशय का भ्रम उत्पन्न होता है। ये अपन को उसके अंदर लिखना होगा। राजस्थान के अपन जो सिलेबस है उसमें मरीचिका का एक्सप्लेनेशन अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, तो अपन ने भी इसका एक्सप्लेनेशन ले लिया है, नहीं तो केवल नाम भी हो सकता था। तीसरी घटना देखो, ये दोनों घटनाएं अपनी बोर्ड की बुक में हैं। दो घटनाओं के नाम और मैं आपको इसमें बता दूं। जल से भरे बीकर में अगर किसी परख नली को अपन डालते हैं तो उसका चमकना, या कांच में पड़ी दरार का चमकना,
ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो देखिए तीसरी घटना, जल से भरे बीकर में कांच की परख नली को डालने पर उसका चमकना। इनका एक्सप्लेनेशन ये रहे, अपन केवल नाम लिखेंगे कि जल से भरे बीकर में कांच की परख नली को डालने पर उसका चमकना। और चौथी जो घटना है इस पर आधारित वो है कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो ध्यान रहे, कांच में पड़ी दरार का चमकना और फरक नली का चमकना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं हैं। तो ये अपन ने दैनिक जीवन में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं जान ली हैं। अब अपन जो इसमें जानेंगे वो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए दो अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग है पोरोप्रिज्म या पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। यह अपने राजस्थान बोर्ड की जो प्रेजेंट टाइम बुक है आरबीएससी वाली, उसके अंदर पोरोप्रिज्म का जिक्र नहीं है। और दूसरा अनुप्रयोग है वो है प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की बुक के अंदर पोरोप्रिज्म है, तो अपन थोड़ा सा ये लिख लेंगे कि पोरोप्रिज्म का उपयोग क्या है, इतना ही पर्याप्त है। तो अब इसके बाद अपन जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर को, और दूसरा जो अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे वो है पोरोप्रिज्म, जिसके केवल अपन उपयोग ही लिखेंगे। देखिए अब अपन जान रहे हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, वो थी घटनाएं और ये है अनुप्रयोग। इसमें पहला जो अनुप्रयोग अपन जान रहे हैं वो अपन जान लेते हैं पोरोप्रिज्म। या इसे कहते हैं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ध्यान रहे, मैं आपको याद दिला दूं, पोरोप्रिज्म या पूर्ण परावर्तक प्रिज्म अपने आरबीएससी सिलेबस में नहीं है, ये एनसीईआरटी सिलेबस में है, लेकिन अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसे पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रहे ये केवल किस सिलेबस में है, एनसीईआरटी वाले सिलेबस में है, आरबीएससी सिलेबस में नहीं है। लेकिन प्रकाशीय तंतु दोनों ही सिलेबस का पार्ट है। तो पहले इसको जान लें कि पोरोप्रिज्म या पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या है। देखिए ये एक कांच का बना हुआ एक समद्विबाहु प्रिज्म होता है। समद्विबाहु
यह कांच का बना समद्विबाहु प्रिज्म होता है। यह कांच का बना समद्विबाहु प्रिज्म होता है। इस प्रिज्म का एक कोण समकोण होता है और शेष दोनों जो कोण बच रहे हैं वो होते हैं 45 डिग्री के, यानी 45 डिग्री के होते हैं। इसका एक कोण समकोण 90 डिग्री विशेष 2 कोण 45 डिग्री 45 डिग्री वे 45 डिग्री के होते हैं। इसका एक कोण 90 डिग्री और शेष दोनों कोण 45 डिग्री वे 45 डिग्री के होते हैं, यानी 45 डिग्री के होते हैं। यूँ आप कह सकते हैं 45 डिग्री के होते हैं। तो अब मैंने क्या देखा कि एक कोण समकोण है, दोनों कोण 45 डिग्री के हैं। इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ ये काम आता है, बस ये अपन जान रहे हैं। इसके कांच का बना हुआ है, यानी इसका जो अपवर्तनांक हो गया वो होता है 1.5। ये कांच का बना समद्विबाहु प्रिज्म है, यानी इसके लिए अगर आप अपवर्तनांक की बात करें तो ये हो गया लगभग 1.5। फिर इसके यूजेस क्या क्या हैं, देखो इसका जो पहला जो उपयोग है वो है आपतित प्रकाश की किरण को एक समकोण से मोड़ना, यानी कि आपतित प्रकाश की किरण को लंबवत मोड़ देना 90 डिग्री कोण से। दूसरा अनुप्रयोग है प्रकाश की किरण को 2 समकोण से मोड़ देना, यानी 180 डिग्री कोण से वापस रिवर्स कर देना। और तीसरा अनुप्रयोग है उल्टे प्रतिबिंब को उसी दिशा में सीधा बना देना, जहां पर ये उल्टा बना हुआ था उसको कैसा कर देगा, प्रतिबिंब को सीधा। तो ये 3 इसके अपन उपयोग जान लेते हैं। नंबर ए, पहला उपयोग प्रकाश की किरण को एक समकोण से मोड़ने में। पहला उपयोग प्रकाश की किरण को एक समकोण से मोड़ने में। दूसरा उपयोग प्रकाश की किरण को दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से मोड़ने में। तो पहला उपयोग प्रकाश की किरण को एक समकोण से मोड़ने में, दूसरा उपयोग प्रकाश की किरण को 2 समकोण यानी 180 डिग्री कोण से मोड़ने में, और तीसरा उल्टे प्रतिबिंब को उसी दिशा में सीधा बनाने में। ये इसके उपयोग अपने जान लिए हैं। और ये किस पर आधारित है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फिर दूसरा जो अनुप्रयोग अपन जानेंगे वो है प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, ये अपने दोनों ही सिलेबसों में है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। प्रकाशीय तंतु है क्या, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से बिना किसी ऊर्जा क्षय के दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है।
वही युक्ति क्या है? प्रकाशीय तंतु है। देखिए मैं फिर से रिपीट करके बताता हूं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी प्रकाशीय युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से बिना किसी ऊर्जा हानि के दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है, वही युक्ति प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है। तो इसका कार्य सिद्धांत क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए प्रकाशीय तंतु को अपन कई पॉइंटों में बांट के पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कि प्रकाशीय तंतु है क्या, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में बन जाए कि पहला तो इसकी परिभाषा कि प्रकाशीय तंतु कहते कैसे हैं, फिर दूसरा अपन देखेंगे इसकी बनावट यानी इसकी रचना क्या है प्रकाशीय तंतु की, फिर इसकी कार्यविधि किस प्रकार ये कार्य कर रहा है, फिर अपन इसके उपयोग जानेंगे। इन 3-4 पॉइंटों में बांट के अपन इसे पढ़ेंगे, जिससे इसे याद रखना आसान रहेगा और क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं उन चीज़ों को अपन देख लेंगे। तो देखिए प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर है क्या? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह प्रकाशीय युक्ति, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह प्रकाशीय युक्ति यानी ऑप्टिकल डिवाइस जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से, जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से बिना ऊर्जा क्षय के दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है। तो देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह प्रकाशीय युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से बिना ऊर्जा क्षय के दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है। प्रकाशीय तंतु कहलाता है। तो ये इसके अपने पास परिभाषा आ गई। तो देखिए प्रकाशीय तंतु के या ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह प्रकाशीय युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से बिना ऊर्जा क्षय के दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है, प्रकाशीय तंतु कहलाती है। ये अपन ने जान ली है प्रकाशीय तंतु की परिभाषा। अब अपन जानते हैं प्रकाशीय तंतु की बनावट और उसके कार्यविधि को। तो देखिए अब अपन जिक्र करते हैं प्रकाशीय तंतु की बनावट की। प्रकाशीय तंतु में क्या और कैसे होता है, ये करीब 1 माइक्रोमीटर 2 अलग अलग कांचों की बनी हुई इस प्रकार से ये रचना है। यहाँ इसमें आप क्या देखते हैं,
बाह्य और भीतर दो लेयर होती है। जो बाह्य परत होती है इसे कहा जाता है क्लैडिंग लेयर, या इसे ही कहा जाता है अधिपट्टन। जबकि भीतर की जो लेयर है इसे कहा जाता है कोर या क्रोड। कोर या क्रोड का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, क्लैडिंग लेयर का अपवर्तनांक कम होता है। इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है इसके सापेक्ष, इसका अपवर्तनांक कम है। जब इसके अंदर कोई प्रकाशीय संकेत इस तरह से प्रवेशित होता है तो आप क्या देखते हैं कि प्रकाश अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है, अर्थात सघन से विरल माध्यम में ये प्रकाश क्या हो रहा है, प्रवेशित हो रहा है। और आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक होते ही, आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक होते ही ये प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के यहाँ आएगी। यहाँ पर फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और इस प्रकार ये प्रकाशीय संकेत प्रकाशीय तंतु के भीतर एक लंबी दूरी तय कर लेगा बिना किसी ऊर्जा हानि के, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा क्षय नगण्य होता है, जबकि परावर्तन में तीव्रता काफ़ी घट जाती है और इसके अंदर तीव्रता उसकी घटेगी नहीं। तो अब पहले अपन इसकी बनावट के बारे में लिखते हैं, फिर उसके पश्चात अपन इसकी कार्यविधि की क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो देखिए